मॉर्निंग एवरीवन, मैं और इस त्रिपाठी स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपका सभी का राइज अप एकेडमी में। आज हम लोग फिर आपके लिए एक टेस्ट पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। एक टेस्ट पेपर आपको करा दिया गया था, सेकंड टेस्ट पेपर आपको मैथमेटिक्स के लिए आज स्टार्ट किया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ने के लिए बैठे होंगे। कॉपी पेन ले लीजिए और टेस्ट पेपर के लिए पहले अपने आप से सॉल्व करते जाइए, हम भी सॉल्व कराते जाएंगे, बढ़ते रहेंगे इसी क्रम में आगे। तो बिना किसी बात को आगे बढ़ाते हुए या देरी करते हुए ले लेते हैं आज के टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर सेकंड है, मॉक टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है आज मॉक टेस्ट का। यहां पे हम आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बात कर रहे हैं एक हेक्सागोन की, एक हेक्सागोन की बात कर रहे हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज देखिए, रेगुलर हेक्सागोन इस तरह की आकृति, रेगुलर हेक्सागोन ये बन गया आपके सामने, ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागोन, इसके अंतःवृत्त की बात करें, ये इसका इनसर्कल हो गया इस तरह से, ठीक है। अंतःवृत्त ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सर्कल का एरिया, चाहे वो समचतुर्भुज के अंदर हो, त्रिभुज के अंदर हो, वर्ग के अंदर हो, कहीं भी हो, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 3 पाई। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3, देन आर की वैल्यू हो जाएगी √3, आर की वैल्यू √3। तो ये है यहाँ सेंटर पॉइंट है, यानी इस सर्कल की रेडियस क्या हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई √3। बोलो बात समझ में आ गई सबको, आसानी से समझ में आ गई, वेरी गुड। अब देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे देखें तो ये इस ट्रायंगल के लिए हाइट का काम कर रहा है, और यहाँ ये एक जो बनता है ये एक समबाहु त्रिभुज बनता है। जब आपको हम इसके सारे पॉइंट्स की व्याख्या करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो हम इन सब को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट आप अभी समझ लीजिए कि ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, सेंटर पॉइंट से हम इस तरह से मिलाते हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है, जिसकी ये हाइट है और इस हाइट को हम कितना √3 लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये हाइट √3 है। हाइट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूले अगर आपको नहीं याद है तो आप फार्मूले नोट करते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो वहां पे आप फार्मूले नहीं भूलेंगे और इन सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। हाइट का फार्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा, तो √3/2 इंटू साइड, और ये कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। तो यहां से बच्चे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हम साइड निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर हम साइड की बात करें तो साइड क्या आ गई, इस ट्रायंगल की साइड क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। और बच्चे जो ट्रायंगल की साइड है वही तो हेक्सागोन की साइड है, तो हेक्सागोन यानी षष्ठभुज की जो भी बोलते हैं, इसकी साइड क्या आ जाएगी, सॉरी इसकी साइड क्या आ जाएगी, ये साइड इसकी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। और हेक्सागोन के एरिया में ऐसे 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो एक का होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हेक्सागोन का, रेगुलर हेक्सागोन का एरिया क्या हुआ 6 √3/4 साइड स्क्वायर। फार्मूलों को आप याद करते जाएंगे, जिसको भी फार्मूले नहीं याद है, ये हाइट का फार्मूला हो गया √3/2 इंटू साइड, ये समबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला हो गया √3/4 साइड स्क्वायर, और ये हेक्सागोन के एरिया का फार्मूला हो गया 6 √3/4 साइड स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 6 √3/4 साइड निकल आई है 2, स्क्वायर ऑफ 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 6 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर के साथ जाएंगे 6 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में सबको। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का, जिसमें से हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ 3 चीजें और सीख ली, हाइट का फार्मूला, एरिया का फार्मूला और हेक्सागोन के एरिया का फार्मूला। बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले क्रम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राम और लखन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा।
राम के पुत्र शिवा जो कि लखन से 8 वर्ष छोटा हो तो 8 वर्ष पूर्व राम और शिवा की आयु का अनुपात क्या था। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे हम बात करते हैं राम और लखन की। राम और लखन की आयु का अनुपात क्या है, 5:3 है। लिख लेते हैं बच्चे, राम और लखन की आयु का अनुपात क्या है, 5:3 है। क्लियर हो गया। और कह रहा है ये कब का रेशियो दिया हुआ है, ये वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, तो ऐसे आप लिख लेंगे वर्तमान का रेशियो। अब कह रहा है इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, कब, 8 वर्ष बाद। 3:2 होगा कब, 8 वर्ष बाद। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 8 वर्ष बाद। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे इस आयु संबंधी प्रश्न के जितने भी सवाल होते हैं सब में हम ये देखते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है। तो यहां बच्चे हमें डिफरेंस दिख रहा है 2 का, यहां डिफरेंस दिख रहा है 1 का। डिफरेंस बराबर होना चाहिए, और अगर डिफरेंस बराबर नहीं है, इनका डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम इन नीचे वाले के डिफरेंसेस का ऊपर वाले नंबरों में और ऊपर वाले के डिफरेंसेस का नीचे वालों में मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे यहां 1 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो हम 1 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, ये 5:3 ही बना रहेगा। यहां 2 का डिफरेंस है तो 2 का मल्टीप्लाई हम नीचे कराएंगे तो ये 6:4 हो जाएगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये रेशियो बनकर तैयार हो गया। यहां देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का। और यही 1 की वैल्यू, ये वर्तमान को हम 0 कह लेंगे 8 वर्ष बाद। तो 1 बराबर कितना, 8 वर्ष के। 1 बराबर कितना हुआ बच्चे, 8 वर्ष के। अगर 1 की वैल्यू 8 वर्ष है तो यहां पे 5 है, 5 की वैल्यू हो जाएगी 40 वर्ष, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 24 वर्ष। तो राम की आयु कितनी आ गई बच्चे, राम की आयु आ जाएगी 40 वर्ष और लखन की आयु आ जाएगी 24 वर्ष। क्लियर हो गया। अब कह रहा है राम के पुत्र शिवा जो कि लखन से 8 वर्ष छोटा है, तो लखन से अगर शिवा 8 वर्ष छोटा है तो 24 में से 8 कम कर लीजिए, शिवा की आयु क्या है, 16 वर्ष। शिवा की आयु क्या है बच्चे, 16 वर्ष है। कह रहा है 8 वर्ष पूर्व राम और शिवा की आयु का अनुपात क्या था। अभी राम की आयु क्या है, 40 वर्ष, लखन की आयु क्या है, 24 वर्ष, और शिवा की आयु क्या है, 16 वर्ष। 8 वर्ष पूर्व की बात करें तो राम की आयु में 8 कम कर लीजिए, राम 40 का है, 32 का हो जाएगा। शिवा 16 का है, 8 कम कर लीजिए, 8 का हो जाएगा। तो कह रहा है राम और शिवा की आयु का अनुपात क्या होगा, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 4:1, 4:1 ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। आई होप बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। और इस तरह के सारे सवालों में इससे आप समझ लीजिए कंसेप्ट कि हमें करना क्या होता है। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, जहां वर्तमान है 8 वर्ष बाद है, फिर इनका डिफरेंस देखा जाता है। अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं है तो हम इनके नीचे वालों के डिफरेंसेस का ऊपर वाले दोनों नंबरों में और ऊपर वालों के डिफरेंसेस का नीचे वाले दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई करके इस तरह की वैल्यू बना लेंगे। और यहां अब देखो डिफरेंस ऑटोमेटिक सेम हो गया, ये 1 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है, वही 1 इस 8 वर्ष के बराबर हो जाएगा। बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न के टॉपिक में। मिलते हैं अगले सवाल से। एक विद्यार्थी द्वारा थ्योरी में प्राप्त अंकों और थ्योरी में प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों, प्राप्त अंकों और किए जा सकने वाले अंकों, अगर ये लिखा है थ्योरी में प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पूर्णांक जो है, क्लियर ना। तो यहां पे इनका रेशियो क्या है, 3:5 है। तो यहां पे उसने कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर आप लोगों को पसंद है, येलो ले लेते हैं भाई। तो यहां पे हम ले लेते हैं 3:5, ठीक है ना। ये पूर्णांक, ये प्राप्तांक हैं और ये पूर्णांक हैं। थ्योरी में प्राप्त किए जा सकने वाले अंक कितने हैं, 5, और प्राप्त किया कितना है उसने, 3 प्राप्त किया है। क्लियर हुआ। प्रैक्टिकल का पूर्णांक थ्योरी के पूर्णांक का 20% है। तो थ्योरी का पूर्णांक कितना है बच्चे, 5, तो प्रैक्टिकल का पूर्णांक 20% है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, और चाहे आप 5 का 20% आसानी से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक पूर्णांक किसका हो गया, कह रहा है प्रैक्टिकल का पूर्णांक थ्योरी के पूर्णांक का 20% है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल का पूर्णांक। बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना, यस। ये हो जाएगा 1। अब यदि विद्यार्थी द्वारा प्रैक्टिकल में 60% अंक मिले हों, तो अभी प्रैक्टिकल का पूर्णांक कितने का है, 1 का, और मिले कितने हैं उसको, 60% मिले हैं। तो 60% ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। 1 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो देखो उसको थ्योरी में मिले हैं 3 और प्रैक्टिकल में मिले हैं 0.6, तो टोटल उसको कितने नंबर मिले, 3.6 नंबर मिल गए। क्लियर हुआ कि नहीं। और टोटल पूर्णांक थ्योरी का है 5, प्रैक्टिकल का है 1, तो पूर्णांक कितने का हो गया, 6 का हो गया।
तो बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। कह रहा है तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों और प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों का अनुपात क्या है। तो प्राप्त किया उसने 3.6 और प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों का मतलब हुआ पूर्णांक। पूर्णांक कितना है 6। इनका रेशियो पूछ रहा है। यहां से कटेगा बेटे 12 3 36, 12 5 60, 3:5 आ जाएगा। 3:5 कौन सा ऑप्शन है भाई 3:5 में? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? वेरी गुड। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। 500 और 700 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 6 8 12 18 से पूर्णतया विभाजित हो। 6 8 12 और 18 से पूर्णतया विभाजित हो। तो सबसे पहले बच्चे 6 8 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। आप किस तरह से एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे। यहाँ से कट करेंगे 4, यहाँ से कट करेंगे 2 और यहाँ से कट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये आपस में कट होगा 1 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 12 12 72। यहाँ पर अगर एलसीएम निकालेंगे इनका तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे एलसीएम इनका 72 आ गया। कह रहा है 500 और 700 के बीच जो संख्याएं 6 8 12 18 से विभाजित होंगी उनको निश्चित तौर पे 72 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अब 500 से 700 के बीच वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 72 से डिविजिबल होती हैं। तो सबसे पहले हम 500 में भाग दे देंगे 72 का। और 5 अभी तो भाग हम लोग कम टाइम देते हैं, जो भी नंबर लिखा है उससे कम बार भाग जाता है। अभी हमें ज्यादा बार भाग देना पड़ेगा। क्लियर ना? क्योंकि इसके आगे वाला नंबर लेना है, इसके आगे वाला नंबर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस 500 में अगर हम 72 का भाग देंगे, 72 का भाग देंगे बच्चे, तो यहाँ पे 7 7 49 और 7 दूनी 14। यहाँ पे 500 के आगे कौन सा नंबर आ जाएगा? 504 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया? 500 को डिवाइड करेंगे 72 से, 72 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, यहाँ ये जाएगा 7 टाइम्स अगर हम देते हैं, यहाँ 6 टाइम देते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूने 12, 1 6 7 42, 1 43। यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 10 में से 2 घटेगा 8 और यहाँ पे 9 में से 3 घटेगा 6, 68। अब देखो हमारे पास एक्स्ट्रा में कितना है 68, जरूरत कितने की है 72 की। अगर 4 और मिल जाए तो काम चल जाएगा, वही हमने 4 यहाँ पे जोड़ लिया है तो 504 हो गया। अब इसके आगे कौन सी संख्या होगी भाई? +72 और कर लीजिए तो अगली संख्या हो जाएगी 576 हो जाएगी, 76 हो जाएगी। अब इसके बाद और कौन सी संख्या होगी? तो +72 और कर लीजिए यहाँ पे, है ना? +72 करेंगे तो ये हो जाएगा 648 हो जाएगा। यहाँ पे 72 प्लस करेंगे इसमें तो 7 7 14, ठीक है, 648 हो जाएगा। ये 3 संख्याएं होंगी जो 72 से डिविजिबल होंगी और ये 500 और 700 के बीच में होंगी। क्लियर ना? कह रहा है 72 से। अब उसने आपसे 72 से डिविजिबल नहीं पूछा है, उसने पूछा है 6 8 12 18 से डिविजिबल। तो ये आपने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा होगा कि हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जो इन सारे नंबरों से डिविजिबल होगी वो 72 से डिविजिबल फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमें नंबर क्या मिले? 504, 576 और 668। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐड करने के लिए देखो ये 72 के मल्टीपल हैं तो इसमें हम 72 कॉमन भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना बच्चे। अब यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा प्लस यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा। ये 72 इंटू इनको ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 दूना 48, 8 हो जाएगा। जिसमें 8 है वही आंसर होगा, लेकिन 3 में है ऐसा। और ये होगा 24 से 168, 168 और 4 172, 1728। ऑप्शन पहले के साथ जाएंगे, 1728 कर लेंगे इस तरह से, हाँ या ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बच्चे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 6 अंकों वाली संख्या 5x435y 88 से पूर्णतया विभाजित है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कह रहे हैं 6 अंकों वाली संख्या क्या है? 5x, है ना, और क्या है 4 और 3 5y। ये किससे डिविजिबल है? 88 से डिविजिबल है। अगर 88 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाना है तो आपको ध्यान देना होगा 11 × 8, ये बनेगा 88। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बच्चे, अल्टरनेट प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं, सम स्थान और विषम स्थान पे जो नंबर्स हैं,
है ना, अल्टरनेट प्लेस पे जो नंबर आते हैं, जैसे ये नंबर्स हो गए, है ना, ये हैं ऑड प्लेसेस के नंबर और ये हैं इवन प्लेसेस के नंबर। तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए, सॉरी, सम और विषम स्थान के अंकों के योग का जो डिफरेंस होगा वो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बनेगा। अभी समझ लेते हैं उसको। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइड बाई 8, अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, या पहले हम इनको चेक करते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो 5 + 4 9, 9 और +5 14, यानी अगर हम ऑड प्लेसेस के नंबर का योगफल निकालें तो कितना हुआ? 14, ठीक है। और इवन प्लेसेस के नंबर निकालें अगर हम, तो ये हो जाएगा x + 3 + y, ये हो जाएगा x + 3 + y। तो यहाँ हमें ये मिल रहा है कि x + y का जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। x + y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो अब इसको आप x + y = 11 लिख दीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ से। अब आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइड बाई 8, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 चौको 32 बचेगा, 8 चौको 32 बचेगा 3। अब 3 वाली जो लाइन होती है 30, 31, 32, 33, ऐसे ऐसे 39 तक, तो यहाँ आप देख लीजिए कि 8 का डिविजिबिलिटी किस में आता है? इसमें आता है। तो 8 चौको 32, 3 बचेगा, तो निश्चित तौर पे 3 30 से लेकर 39 तक का कोई नंबर आएगा। अब कौन सा 8 से डिविजिबल होता है? 32, तो y की प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। अगर y की प्लेस पे 2 आ रहा है तो निश्चित तौर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो भाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। y की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चे, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है 8x - 5y की वैल्यू, तो हम लिखेंगे 8 इंटू इन प्लेस ऑफ x 9 माइनस 5 इंटू इन प्लेस ऑफ y 2, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 72 माइनस 5 इंटू 2 10, और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 62। हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको कराए जाएंगे, इस तरह से कंसेप्ट क्लियर कराई जाएगी सब टॉपिक्स की आपको। बस आपको जुड़े रहना है राइज अप एकेडमी के प्लेटफॉर्म में, विधिवत तरीके से सिस्टमेटिक वे में यूपी पुलिस से रिलेटेड, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी चीज़ें एग्जाम से पहले हम लोग फिनिश करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम देना है 1 घंटे का, लगभग मैथमेटिक्स के लिए, 1 घंटे का रीजनिंग के लिए, जीएस और हिंदी पार्ट के लिए। सारे टीचर्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स, अभी आपको स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे करके सब लोग आपसे इंट्रोड्यूस होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के क्रम में भागफल क्रमशः 21313 तथा अंतिम भाजक 45 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। आपके एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान देते हैं। लिखा है भागफल क्रमशः 21313 है, और अंतिम, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। भागफल क्या है? 21313 ऐसे, और अंतिम भाजक कितना है? 45। तो जो भी अंतिम भाजक होगा बच्चे, वो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। 45 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 135 आ जाएगा, ये 135 आ जाएगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, अंतिम भाजक जो होता है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, अंतिम भाजक जो होता है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, इसलिए रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो यहाँ हम 135 ले लेंगे। अब इस 135 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 के साथ,
तो 1 के साथ 135 का मल्टीप्लाई करने से ये 135 रहेगा, और ये जो 45 है ये रिमाइंडर होता है पहले वाले के साथ, तो ये हम यहाँ पे 45 जोड़ लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 180। ठीक है ना। अब 180 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अब 180 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 540, और जो पहले वाला था भाजक ये हम मल्टीप्लाई जिससे कराया था उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 675। अब हम यहाँ पे इसके साथ 675 का मल्टीप्लाई करते हैं, 675 का मल्टीप्लाई करने से 675 ही हो जाएगा, और 180 ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है ना बच्चे, 180 ऐड करेंगे तो ये 5, 8 7 15 5, ये 855 हो जाएगा। अब इस 855 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, 855 के साथ जाएंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने से ये नंबर हमें मिलेगा 1710, 1710, और ये था 675, 675 यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, 5 ये हो जाएगा 8, और 7 6 13, 1 14, नहीं 13 3 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 23, 2385। एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। कह रहा है इन दोनों का योगफल क्या है। योगफल निकालने के लिए 2385 और 855, इनको ऐड करेंगे, 5 5 10, ये हो जाएगा 13 14, ये हो जाएगा 11 12, और ये हो जाएगा 3। है ऑप्शन कौन सा, सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये सवाल आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिर्फ इसका क्रम नहीं गड़बड़ाना चाहिए। आप इस तरह से लिखेंगे, अंतिम भाजक यहाँ पर जो कि यहाँ रिमाइंडर 0 रहा होगा इसलिए कुछ ऐड नहीं किया है, सीधे सीधे हमने यहाँ पे 135। अब इस 135 को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, 135 को हम ले जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में, नंबर आएगा इतना इतना, और ये वाला नंबर जो पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था इसको ऐड कर लेंगे, ये नंबर मिला। अब इसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई में इसके साथ, यहाँ पे हमें मिला मल्टीप्लाई करने से 540, इस नंबर को हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, हमें मिला ये नंबर ले जाएंगे इसके साथ, हमें मिला इतना। अब हम इस नंबर को इसके साथ ऐड कर लेंगे, ये मिला। इस नंबर को फिर ले जाएंगे इसके साथ और हम ऐड कर लेंगे जो यहाँ पे था, ऐड कर लेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी पहली, ये संख्या मिल जाएगी दूसरी। दोनों का योगफल पूछ रहा था, इस तरह से आसानी से निकाल लिया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एलसीएम एचसीएफ के प्रैक्टिस सेशन में जब हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आपको इसके सारे के सारे सवाल 4 5 6 सवाल 10 सवाल करके बहुत विधिवत तरीके से आपको समझा देंगे कि एग्जाम में जब भी सवाल आएगा आपको लगेगा अरे यार इतना आसान सा सवाल था, आसानी से कर पाओगे। अभी आप सिर्फ इसको देखते रहिए, चीज़ों को हम 2 बार बता देते हैं, आपको समझ में आ जाए। एक बार आप ओरली जनरली देख लीजिए, उसके बाद कॉपी पेन उठाइए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी उसी काम का 75% 15 दिन में समाप्त कर सकता है, शेष समाप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है समाप्त कर सकता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, टाइप करने में। कर सकता है कह रहा है तीनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। ठीक है, चलिए अभी हम करेक्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चे ऐसे लिखेंगे, ए 1/3 भाग को कितने दिनों में समाप्त करता है, 5 दिनों में। तो ए 1/3 भाग को 5 दिनों में समाप्त करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1/3 भाग को 5 दिनों में समाप्त करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये निकालने के लिए हमें इससे इसको डिवाइड करना होगा। क्योंकि 1 से 5 को डिवाइड करोगे कोई मतलब नहीं बनेगा, तो हम इस तरह से इनका मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे लिख देते हैं ए 15 दिन में समाप्त करता है। जब भी कभी इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे। बी कह रहा है 2/5 भाग को कितने दिनों में, 10 दिनों में समाप्त करता है, तो इस तरह से लिखेंगे बी 2/5 भाग को 10 दिन में समाप्त करता है। यहां से बच्चे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 टाइम्स कटेगा, और 5 × 5 बी उस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 25 दिनों में समाप्त करता है। इसी तरह बच्चे सी कह रहा है 75%, 75% को हम 3/75% को हटाने के लिए अपॉन में 100 लिखोगे तो उसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 3/4 हो जाएगा। सी 3/4 भाग को कितने दिनों में लिखा है भाई, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। इसको हम कंप्लीट करेंगे, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 4 ये हो जाएगा 20। तो ए अकेला पूरा काम 15 दिनों में, बी 25 और सी 40 दिनों में समाप्त करता है। अब इनका हम बच्चे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इनका हो जाएगा 300, इस तरह से लिख लेंगे, 300 डिवाइड करेंगे
इफिशियंसी ए की 20 आ जाएगी, बी की 12 आ जाएगी और सी की 15 आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन है तीनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं। ये टाइपिंग में रह गया है लिखने में शायद, तो अभी आप नोट कर सकते हो यहाँ पर तीनों मिलकर 6, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, हो जाता है। तीनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं ऐसा। तो एलसीएम इनका आ गया, इनकी क्षमता कैसे, एलसीएम जो होता है बच्चे यही टोटल वर्क होता है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। टोटल वर्क को अगर हम यहाँ इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम, और टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी निकलती है। तो ए की इफिशियंसी आ गई 2, बी की 20, बी की इफिशियंसी 12 और सी की इफिशियंसी 15। तीनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, इनको हम ऐड कर लेंगे, 47 हो जाएगी। तीनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी हो गई, 47। कह रहा है 6 दिन तक काम करते हैं, तो 6 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 4 आ जाएगा और 6 चौको 24, 4 28, 282। तो 282 काम हो गया, बचा कितना, तो 300 टोटल वर्क था, 282 वहां पे हो चुका है, बचा हुआ काम बच्चे कितना है, 18। कह रहा है शेष काम को बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो जो टोटल वर्क है बचा हुआ उसको हम बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर लेंगे। तो बी की इफिशियंसी बच्चे कितनी है यहाँ पर 12, 12 से 18 को डिवाइड करेंगे, इट इज 1.5, यानी बचे हुए काम को बी 1.5 डेज में समाप्त करेगा। जाएंगे आंसर बी के साथ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा विधिवत तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रैक्टिस सेशन है बच्चे, अगर यही क्लास होती तो क्लास में हम इस तरह के 5, 6, 7, 8 सवाल तब तक समझाते जब तक आपको विधिवत तरीके से क्लियर ना हो जाते, एग्जाम के सारे डाउट्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाता, तब तक आपको समझाते। बट प्रैक्टिस सेट में ऐसा नहीं किया जा सकता है, आपको इसके लिए क्लास में मिलना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मोटरसाइकिल सवार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा अगली 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो ज्ञात कीजिए कि शेष 60 किलोमीटर की दूरी किस गति से तय करेगा। तो सबसे पहले ये समझो टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस है बच्चे यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 80 किलोमीटर ये है, 60 किलोमीटर ये है और कह रहा है शेष 60 किलोमीटर ये है। तो टोटल डिस्टेंस 80, 60, 60 कितनी हो गई, 200। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है ना। और किस स्पीड से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा यहाँ पर, यानी उसको टोटल टाइम कितने घंटे का लग रहा है, 5 घंटे का लग रहा है। बात समझ में आ गई। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80, 60 और 60 यानी 200, और उसको 40 की स्पीड से तय किया जाए तो समय लगेगा 5 घंटे का। चलिए, तो कुल समय उसको कितना लगा है, 5 घंटे। कह रहा है पहले 80 किलोमीटर की दूरी वो इस टोटल 200 डिस्टेंस के उसने 3 पार्ट बना लिए। पहला 80 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर और फिर 60 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहां उसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम लगेगा 4/3r का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कह रहा है अगली 60 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इसको अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा तो यहाँ उसको समय लगेगा 3/2 घंटे का। और आपको पता है कि टोटल टाइम उसको कितना लगा है, 5 घंटे का। अगर टोटल टाइम बच्चे 5 घंटे का लगा है, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 3/2, तो टोटल कितना हो गया, ये इसको ऐड कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 9, टोटल हो गया 17/6r। अब इतने में उसको लग चुका है कितना टाइम, 17/6r का टाइम, तो इतने डिस्टेंस में लग चुका। टोटल लगा है 5 घंटे। तो अगर हम 5 घंटे में 17/6 को माइनस कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस दौरान उसको कितना टाइम लगा। तो ये हो जाएगा 30 - 17 यानी 13/6 घंटे का टाइम लगा है उसको ये बची हुई 60 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो हम दूरी 60 किलोमीटर बटे समय 13/6 दूरी बटे समय करेंगे तो इसकी चाल निकल आएगी। तो यहाँ पे 6 पलट कर ऊपर जाएगा, ये 6 × 360 हो जाएगा, बटे करेंगे 13, 13 का भाग देंगे 13 दूना 26, बचेगा बच्चे 10, हो जाएगा 100, 13 सत्ते 91, बचेगा 9/13, 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटे। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आंसर बी के साथ जाएंगे, 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटे। ले लेते हैं बच्चों इसी कंसेप्ट का अगला सवाल।
समझ में आ गया सबको। अगला सवाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। बच्चे, गाड़ी जब किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस जो लेते हैं वो गाड़ी प्लस पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूसरी गाड़ी की लंबाई, सुरंग की लंबाई, इनको ऐड कर लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जब गाड़ी किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, किसी दूसरी गाड़ी को पार करे तो लंबाइयों को ऐड कर लिया जाता है, और जब गाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को, किसी पेड़ को, किसी खंबे को पार करे तो वहाँ डिस्टेंस जो है उस गाड़ी की लंबाई ली जाती है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गाड़ी की जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो डिस्टेंस है बच्चे यहाँ पर, वो डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्टेंस 342, ये तो गाड़ी की लंबाई हो गई, और प्लस 438 ये प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई हो गई। इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, 780 मीटर ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब गाड़ी किसी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को या किसी दूसरी गाड़ी को पार करे तो हमें पहली गाड़ी की लंबाई और दूसरी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग या दूसरी गाड़ी की लंबाई को ऐड कर लेना होता है। ये डिस्टेंस बन जाती है। आपने देखा डिस्टेंस कितनी हो गई, 780 मीटर। अब डिस्टेंस मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये भी जो स्पीड है ये किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर ये किलोमीटर में है डिस्टेंस तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में रहने दीजिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। कर दीजिए यहाँ पर 5/18 का मल्टीप्लाई। यहाँ से बच्चे कट जाएगा 3 टाइम्स ये, 3 × 5 ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको स्पीड मालूम हो गई, डिस्टेंस मालूम हो गई। बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो 780 जो कि डिस्टेंस है और स्पीड 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 × 5 = 75, यहाँ बचेगा 3, हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 52 सेकंड का टाइम लग जाएगा। आई होप समझ में आ गया सबको। जाते हैं ऑप्शन डी के साथ। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? एनीबडी? नो डाउट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। एक बस 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा एक कार उसी दूरी को 36 मिनट में तय करती है, तो बस और कार की चालों का अनुपात क्या है? अच्छा सवाल है। अगर आप मेथड से सॉल्व करेंगे टाइम टेकन हो जाएगा। जैसे ये 15 मीटर प्रति सेकंड की गति है, पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, फिर 1 घंटे 30 मिनट में तय की गई डिस्टेंस निकालेंगे, उस डिस्टेंस में इस टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी स्पीड निकलेगी, फिर उसका हम बनाएंगे रेशियो। जैसे 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करें तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कटेगा 3, इसकी स्पीड हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी इस तरह से नोट मत करिएगा, पहले समझ लीजिए। 1 घंटे 30 मिनट कितना होता है? 90 मिनट, या लिख सकते हैं 3/2। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये 1.5 घंटे हुआ ना, 1 घंटे 30 मिनट, ये 3/2 घंटे हुआ। 3/2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 81 किलोमीटर हो जाएगी, 81 किलोमीटर। क्लियर ना? और ये 81 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। कह रहा है तथा एक कार उसी दूरी को 36 मिनट में तय करती है, तो ये 81 किलोमीटर की दूरी जो है ना वो कार 36 मिनट में तय करती है। तो दूरी बटे चाल कर दें तो कार का दूरी बटे समय कर दें तो कार की चाल निकल आएगी। तो दूरी है 81 किलोमीटर और समय है 36 मिनट। अब यहाँ पर किलोमीटर के साथ क्या लेते हैं? आर लेते हैं, घंटे लेते हैं। तो यहाँ मिनट नहीं होगा, मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे घंटे में, 60 का भाग देंगे यहाँ पर, तो ये कटेगा 3/5, क्या आ जाएगा? 3/5। तो अब इस 81 किलोमीटर की दूरी उसने 3/5 घंटे में तय की, तो भाग दे दीजिए 3/स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 5 पलट कर चला जाएगा बच्चे यहाँ पर पहले के साथ, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे, ये 27 × 5 करेंगे 135 किलोमीटर।
मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया इतना। अब देखो ये कह रहा है ये आ गई कार की गति और ये आ गई थी बस की गति। कह रहा है कार और बस या बस और कार की चालों का अनुपात क्या है। तो बस की स्पीड है 54, कार की स्पीड है 135। इनका अनुपात निकालना है। 27 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 27 से डिवाइड करोगे ये 5 टाइम्स, तो 2:5 आ जाएगा। ये इसका बेसिक तरीका है, प्रोसेस है सॉल्व करने का। लेकिन तरीका ऐसे सॉल्व करोगे टाइम टेकन हो जाएगा। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो देखो। ये बात समझ में आ गई सबको? चाहो तो बेसिक मेथड को नोट भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है देखते हैं किस प्रकार। लगाने का तरीका ये है, बहुत आसान है। कह रहा है एक बस 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा कार उसी दूरी को, तो जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम तय कर रहे हैं। क्लियर ना? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर बच्चे दोनों स्थितियों में डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो स्पीड टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। यस और नो? यस। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। यानी अगर दूरी निश्चित है तो चाल को घटाया जाए तो टाइम बढ़ जाएगा और टाइम को घटाया जाए तो चाल बढ़ जाएगी। यानी एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ जाएगा, तो इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात संबंध। तो यहाँ पे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। अब देखो वहां पर उसको लगे थे 1 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट को हम कह सकते हैं 90 मिनट। क्लियर हुआ? और इसको लगे हैं 36 मिनट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इनके द्वारा लिए गए समयों का रेशियो क्या है, इनके टाइम का रेशियो क्या है? 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 5:2। अगर इनके समय का रेशियो 5:2 है तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 2:5। समयों का रेशियो 5:2 है तो चालों का अनुपात 2:5 हो जाएगा। और यही आप पहले भी निकाल चुके हो। तो ये बहुत आसान सा मेथड हो गया। आपको समझना क्या था? समझना ये था कि डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 480 का 25% प्लस 500 का 30% बराबर 90 का x% इक्वल टू 1050 का 30%। तो x का मान आपको बताना है। देखो आसान सा सवाल है। 480 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका लिखा है 25%। 25% बच्चे 1/4 होता है, आपको पता होगा, परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ेंगे आप। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। अब यहाँ पे सेकंड में लिखा है प्लस 500 का 30%। 500 का 30% निकाल लीजिए। चलिए भाई 3/10 होता है ये, ठीक है। प्लस 900 का x%, 900 का x% बना रहने दीजिए, x% यहाँ पर, ठीक है, बराबर 1050 का 30%। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इसको आसानी से। यहाँ पे ये हो जाएगा 120, यहाँ पे बच्चे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 150, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम इसको 9x करके छोड़ दें, बोलो भाई 9x करके छोड़ दिया जाए और इसको कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर ये हो जाएगा 315। क्लियर हो गया? इनको बेटे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 270 और प्लस ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 315। ये इधर चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 9x हो जाएगा कितना, बोलो भाई? 9x की वैल्यू हो जाएगी 45। x कितना आ जाएगा? 5। x कितना आ जाएगा? 5। अब आप देखो 900 का x 5 का मतलब क्या हुआ? 50%। x की वैल्यू क्या आ गई? 50। क्यों 50% भाई? कैसे आ गया? बिल्कुल समझो इस चीज को। यहाँ पर इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। अब ये 9x है, सॉरी 5%, ये 9x है, 9x है, इसकी वैल्यू हो गई 270, इसकी वैल्यू हो गई 315। घटाने पर हमें क्या मिला? टोटल 45। यानी
900 नहीं बेटा 90 है। 90 का कितने प्रतिशत निकाल लिया जाए तो 90 है, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो कटेगा, यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे कटेगा, 9/10 रहेगा यहाँ पर। चलो 9/10 रहेगा, कैलकुलेट करेंगे 9/10, 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 45 5 आ जाएगा, 10 जो बटे में इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 का 50% जो कि 45 होगा। इसका हमें कितना चाहिए था एक बार फिर से समझा देते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। यहाँ पे हमें इतना चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, यहाँ पे 90 जो है ना ये इस तरह से लेना है हमें, प्लस 90 इंटू x/100। अब यहाँ से ये जीरो इस जीरो को कैंसिल करेगा तो ये 9x/10 बना रहेगा। ये हो जाएगा आपका 270 प्लस ये हो जाएगा 9x/10 इक्वल टू ये हो जाएगा 315। अब ये इधर जाएगा तो 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9x/10 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 45। यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 5 इंटू 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, और 50 यानी 90 का 50% जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। आई होप ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बहुत सारे परसेंटेज में आपने चुनाव वाले सवाल पढ़े होंगे, है ना, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत नॉर्मल सा सवाल है ये। 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को वैध मतों के 35% मत प्राप्त होते हैं। देखो बच्चे, टोटल वोट 100% होते हैं, अगर वो अवैध नहीं हुए तो 100% से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 35% हो गया। अगर 35% वोट मिले हैं एक उम्मीदवार को तो निश्चित तौर पे दूसरे वाले को क्या मिला होगा, 35 और 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 65% मिला होगा। इनका जो डिफरेंस है, यानी एक को 35% और एक को 65%, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 30% का। 30% का, बस यही तो कह रहे हैं 1600। अगर देखें कि जीतने वाले को मिले 65 और हारने वाले को मिले 35, तो ये हारा कितने प्रतिशत से, 30% वोटों से हारा है। 30% प्रतिशत में कितने वोटों से हारा है, ये 30 से, और वोटों में कितने से हार रहा है, ये 1296 से हार रहा है। तो प्रतिशत में 30 की जो वैल्यू है वही तो बच्चे 1296 है। 30% की वैल्यू 1296, 1% की वैल्यू 1296 बटे में आ जाएगा 30, और हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गुणा कर देंगे इसमें 100 का, कैलकुलेट करेंगे इसको, 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4320 यानी 4320। 4320 ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आई होप चुनाव वाला ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से 35% वस्तुओं को 65% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को x% हानि पर बेचा जाता है। यदि सभी वस्तुओं पर ना लाभ हो ना हानि तो x का मान ज्ञात करिए। देखो बच्चे, अगर हम बात करें 35% की, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे चुनाव वाले में देखा था तो टोटल 100 था, अगर 35% निकल गया तो बचा कितना, 65% बचा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर हम सारे नंबरों को फ्रैक्शन में यूज कर लें या हम 5 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 20, ये 5 से डिवाइड करने पर 7, और ये 5 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कह रहा है शेष वस्तुओं को x%, 35% को 65% लाभ पर बेचा जाता है। तो ये जो वस्तुएं हैं इनको 65% लाभ यानी 165 पर बेचा जाता है। ठीक है, टोटल पे कह रहा है ना लाभ होता है ना हानि। तो ये वस्तुएं जो 20 हैं ये अपने 100% की ही कीमत को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां पर कितना होना चाहिए टोटल? अगर भाई 65% लाभ की बात करें तो सबका मूल्य 100% है, 65% लाभ यानी ये 165 पे बेची जाती हैं, और इधर ना लाभ हो रहा है ना हानि, तो इधर तो उसको 100% की ही वैल्यू मिल रही है, तो उसको टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, 2000। जबकि ये 7 वस्तुओं को उसने 165 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा है। तो 7 × 5 = 35, 7 × 42, 3 × 45, और 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 11, 1155 रुपए उसको इन 7 वस्तुओं से मिल गए। टोटल उसको मिले हैं 2000 रुपए। 1155 इन 7 वस्तुओं से मिल गए, तो 1155 हम अगर यहाँ पे घटा लें तो इसको कितना मिलेगा भाई, 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 5 घटा 4, और ये हो जाएगा 9 में से 1 घटा 8, 845 रुपए में उसको कितनी वस्तुएं बेचनी है, 13 वस्तुएं बेचनी है। तो 13 वस्तुओं को अगर वो बेचेगा 845 रुपए में, तो एक वस्तु की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 13 × 78 बचेगा 6, 65, 13 बचे 65। एक वस्तु की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 65 रुपए, और हम ले क्या चल रहे थे एक वस्तु की कॉस्ट को 100, आ कितनी रही है, 65। तो लॉस कितने का हो रहा है उसको,
35% का लॉस हो रहा है। हम जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ। बात समझ में आ रही है सबको? कर लेंगे इस तरह से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चे, एक हलवाई मिठाई को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, 1000 ग्राम को हम मान लेते हैं, 1 किलोग्राम को मान लेते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। और इस 1000 ग्राम की कीमत को हम मान लेते हैं 1000 रुपए, यानी मिठाई की कीमत क्या है? 1000 रुपए प्रति किलोग्राम। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा कि बढ़िया मिठाई मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मिठाई पे ध्यान देंगे, सवाल समझ में नहीं आएगा, आपको सवाल पे ध्यान देना है। मिठाई वो 1000 की हो चाहे वो 500 रुपए की हो, 1000 ग्राम की कीमत को मान ऐसा इसलिए लिया है कि हम यहाँ से एक एक का कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। अगर कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं तो कैलकुलेशन पॉइंट या फ्रैक्शन में जा सकता है, बट यहाँ से ऐसा नहीं होने वाला है। 1000 ग्राम की कीमत को हम मान लेते हैं, 1000 ग्राम की कीमत को हम मान लेते हैं यहाँ पर 1000 रुपए। क्लियर हो गया कि नहीं? 1000 ग्राम की कीमत को मान लेते हैं 1000 रुपए। कह रहा है एक हलवाई 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कहता है भैया 10% हानि पर मिठाई ले जाओ, यानी आप 1000 वाली मिठाई को कितने रुपए में ले जाओ? 900 रुपए में ले जाओ। आप वहां भाग के पहुंच गए कि चलो मिल जाएगी 900 रुपए में मिठाई हमको। हुआ क्या? उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर आपको 800 ग्राम मिठाई तौल दी। अब बच्चे 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए थी, तो 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए हो जाएगी। और उसने तौला कितना आपको? 800 ग्राम। तो 800 रुपए ही तो कॉस्ट आएगी उसकी। उसका लागत मूल्य कितना हुआ? 800 रुपए। क्यों? क्योंकि 1000 की कीमत 1000 रुपए, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए, तो 800 ग्राम की कीमत कितनी हुई? 800 रुपए। और उसने आपसे ले कितना लिया? 900 रुपए। आपको माल दिया कितने का? 800 का, और लिया कितना आपसे? 900। तो प्रॉफिट कितने का लिया? 100 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। 100 रुपए का प्रॉफिट ले लिया कितने में? 800 देकर। तो 100 बटे 800 प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा 100, यहां से कैंसिल आउट करोगे, इसका इसमें डिवाइड करोगे, 12 सही 1/2% लाभ आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस सेशन में ऐसे कराते रहेंगे, 12.5% का लाभ आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये मिठाई वाला सवाल। कर लेंगे अच्छे से इस तरह के कॉन्सेप्ट को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लगातार आने वाली 18 संख्याओं के एक सेट का औसत 22.5 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो बच्चे, लगातार आने वाली संख्याओं में से अगर हम पहली संख्या को a ले लें तो अगली a+1 हो जाएगी, a+2 हो जाएगी, और लास्ट वाली a+17 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने का हो जाएगा? 17 यूनिट का हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ या ना? लगातार आने वाली संख्याएं हैं, अगर पहली को a ले लें तो a+1 a+2 ऐसे डैश डैश, लास्ट वाली क्या हो जाएगी? a+17। तो पहली और आखिरी संख्या का डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 17 का हो जाएगा। क्लियर? और इनका एवरेज कितना है? एवरेज है 22.5 का। एवरेज क्या है? 22.5 का एवरेज है। अब देखो बच्चे, एवरेज 22.5 का है। एवरेज क्या होता है? किसी भी लगातार आने वाले पूर्णांक का एवरेज कैसे निकालते हैं? a+l/2 कर देते हैं। लगातार आने वाले पूर्णांकों का एवरेज क्या होता है? a+l/2। a फर्स्ट नंबर है और l लास्ट नंबर है। तो ये दिया है आपको 22.5 का। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो यहां से हम a+l बराबर क्या निकाल सकते हैं? 22.5 में 2 का गुणा करोगे, 22.5 में 2 का गुणा करोगे तो a+l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 दूनी 44, 1 45। ये भी बात समझ में आ गई होगी। औसत क्या होता है? a+l/2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अगर वो लगातार आने वाले पूर्णांक है कंसेक्यूटिव नंबर से। तो a+l/2 ये हो गया, a+l का मान 45 और a-l का मान कितना है? 17, है ना? पहली और अंतिम का डिफरेंस कितना है? 17 का। तो a-l का मान कितना है, या l-a का मान कितना है? वो 17 है। अगर इस तरह से यहाँ पे कोई गुणांक नहीं दिए हुए हैं, x + y x - y के फॉर्मेट में है, तो इनको एक बार जोड़ के आधा कर लो तो बड़ी संख्या, और घटा के आधा कर लो तो छोटी संख्या निकल आती है। इनको जोड़ेंगे 7 5 12 और 6 ये हो जाएगा 4 1 5 1 6, और यहाँ पे जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी 31, और छोटी संख्या निकालने के लिए इनको घटा के आधा किया जाएगा। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या क्या है? आंसर बी के साथ जाओगे आप सभी। आई होप समझ में आ गया होगा ये सवाल। लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 58 1/3% उस संख्या से घटाया जाए तो हमें 600 प्राप्त होता है। उस संख्या से घटाया जाए तो हमें 600 प्राप्त होता है। कह रहा है मूल संख्या का 37 सही 1/2% क्या है। देखो बच्चे 58% है। अगर 58% 58 से 1/3% है, 1/3%। परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो ये क्या है, ये है 50% और प्लस 8 सही 1/3%। 50% प्लस 8 सही 1/3% है। क्लियर हुआ। 50% को हम 1/2 कहते हैं और 8 सही 1/3% को हम कहते हैं 1/12 कहते हैं। क्लियर ना। तो ये 50% आधा हो गया, 8 से 1/3% 1/12 हो गया। अगर इन दोनों को टोटल कर लिया जाए तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 + 1 यानी 7/12। कितना है, 7/12। 58 सही 1/8% का मतलब क्या हुआ, 7/12। मूल संख्या 1 होती है, अगर उससे 7/12 घटा दिया जाए तो बचेगा कितना, 5/12। इसी 5/12 की वैल्यू है, इसी 5/12 की वैल्यू कितनी है, 600 है। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, 5 से ये 120, 12 का मल्टीप्लाई 144, यानी वह संख्या कितनी आ जाएगी, 1440 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछता कि वह संख्या क्या है तो आप कह सकते थे कि सर वह संख्या 1440 है। कह रहा है उस संख्या का 37 सही 1/2% क्या है। तो देखो 37 सही 1/2%, 137 सही 1/2%। तो 137 सही 1/2% का मतलब है 100%, 100% प्लस 37 सही 1/2%। बच्चे 37 सही 1/2%, 100% 1 होता है और 37 सही 1/2% 3/8 होता है। तो 8 एकम 8 3, 11/8 निकालना है हमको। हमको इस संख्या का कितना निकालना है, 11/8। तो हम 1440 का 11/8 निकाल लेंगे। 1440 गुणा 11/8। 8 से बच्चे इसको काटेंगे, 8 8 64, ये हो जाएगा 180। 180 गुणा 11, 0, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 और 9, 11 और 8 19, 1980। 1980 कोई ऑप्शन है, हाँ पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे 1980। बहुत अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव था। अगर आपको फ्रैक्शंस का इस तरह सा नॉलेज है तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। अगर आपको फ्रैक्शन का नॉलेज नहीं है तो इस सवाल को आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फ्रैक्शन बेस्ड पे परसेंटेज को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18,000 रुपए का साधारण ब्याज 4500 रुपए हो जाएगा। SI बराबर PRT/100 का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। बिल्कुल सरल सा सवाल है। मूलधन कितना हुआ, 18,000, ब्याज कितना है, 4500। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, आपको मालूम है समय आपको निकालना है, बटे 100 करेंगे। कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, 0 से 0 कटेगा, 0 से इस तरह से कैंसिल आउट करेंगे। इसको काट देंगे 5 से, 5 से कटेगा ये 90 आ जाएगा और 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। यहाँ पे सवाल सरल सा था, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह का यूज करना भी ठीक नहीं होगा। ट्रिक्स का कम से कम यूज करो जहां पे जरूरत हो। आंसर आपका जाएगा 5 वर्ष। इससे पहले वाले सवाल में ट्रिक्स का बेहतरीन यूज हो रहा था, बट यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन है तो वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 11 1/9% घर के किराए पर, शेष का इतना प्रतिशत कपड़ों पर, 10% यात्रा पर, 37 से 1/2% खाने पर खर्च करता है। इसी तरह से इस सवाल को हम आसानी से कर पाएंगे। अगर हम उस व्यक्ति की इनकम को कुछ भी मान लेते हैं, मान लो ₹1 मान लेते हैं उसकी इनकम को, तो पहले उसने खर्च कितना किया है, 11 सही 1/9। अभी जो 11 सही 1/9% है, इसकी फ्रैक्शन होती है बच्चे 1/9। 11 सही 1/9 की प्रतिशत क्या है, 1/9। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या है, 1/6 है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। 10% की फ्रैक्शन 1/10 है। 37 सही 2/3% की फ्रैक्शन 3/8 है। इसको हम फ्रैक्शन वाले पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो अगर उसने 1/9 खर्च कर दिया, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन क्या है, 1/9, 1/9 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 8/9। क्लियर ना, 1 - 1/9 तो बचा कितना, 8/9। उसने 1/6 कपड़ों पर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 1/6 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5/6। 1 - 1/6 तो बचेगा क्या, 5/6। 10 पर 1/10 उसने खर्च कर दिया तो बचा क्या उसके पास, 9/10। परसेंटेज में ऐसे बहुत सारे सवाल आपको पढ़ाएंगे, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे।
37 सही, 1/2% खर्च कर दिया, यानी 3/8 खर्च कर दिया, 8 में से 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 5/8, 5/8, और इनकी वैल्यू कितनी है 1610 रुपए है, तो बराबर 1610 के कैलकुलेट कर लीजिए। 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, 5 से 10 गया 2 बार, इस 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दिया 15, 1 बचेगा 11, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, 12 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, और 12 3 36 और 2 38, 3864, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 3864, उसकी मासिक आय क्या है 3864 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा सबको ये सवाल, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेट बेहतरीन सा लेकर। कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे, कुछ ट्रिक्स पे आधारित होंगे, कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जैसे आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के सारे सवाल आपको प्रैक्टिस में कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही।